नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप जिंदगी का मजा ले रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने शो अधूरे साए में। पिछली बार हमने देखा कि कैसे विवेक चौल नंबर 17 के रहस्यमयी अंधेरे में फंस गया। उसने नीलिमा की आत्मा को शांति तो दिलाई, लेकिन चौल का श्राप अब भी जिंदा था। अब विवेक की नई मंजिल है, एक रहस्यमयी ट्रेन जो उसे अंधकार की ओर खींच रही है। क्या वह इस श्राप से बच पाएगा या उसकी कहानी भी अधूरी रह जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए डूबते हैं इस खौफनाक सफर में। विवेक अब चौल का नया मालिक बन चुका था, लेकिन यह कोई साधारण चौल नहीं थी। यह उन आत्माओं का घर थी जिनकी कहानियां अधूरी रह गई थीं। हर रात जब शहर सो जाता, चौल जाग उठती। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती, फर्श पर किसी के चलने की आवाजें गूंजती, और कभी कभी विवेक को ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह जानता था कि यह चौल अब उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वह इस श्राप से खुद को मुक्त करना चाहता था। उसने नीलिमा की आत्मा को शांति दिलाई थी, लेकिन चौल की बाकी आत्माएं अब भी भटक रही थीं। उस रात जब विवेक अपने कमरे में बैठा डायरी के पन्ने पलट रहा था, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। हवा के साथ एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने नीलिमा को शांति दिलाई, लेकिन हमारी कहानियां अब भी अधूरी हैं। विवेक ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आवाज ने जवाब दिया, हम वे हैं जिन्हें इस चौल ने निगल लिया। हमारी कहानियां भी पूरी करो, वरना तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। अगली रात विवेक ने चौल के बेसमेंट में जाने का फैसला किया। वह जानता था कि इस चौल के सारे रहस्य वहीं छुपे हुए हैं। उसने एक टॉर्च और लोहे की रॉड उठाई और बेसमेंट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। तभी उसे एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर जंजीरें लिपटी हुई थीं और उन पर ताले लगे हुए थे। जैसे ही उसने संदूक को छूने की कोशिश की, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, उसे मत खोलो। विवेक ने पलट कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। तुम कौन हो? विवेक ने पूछा। मैं इस चौल का पहला मालिक हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। यह चौल श्रापित है और यह संदूक उस श्राप की जड़ है। इसे खोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी इस चौल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन मुझे इस श्राप को खत्म करना है, विवेक ने कहा। बूढ़े आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। यह चौल उन आत्माओं का घर है जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं, और जब तक यह चौल खड़ी है, यह श्राप बना रहेगा। तीसरी रात चौल की सारी आत्माएं जाग उठीं। दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। फर्श पर खून के धब्बे उभरने लगे। विवेक ने देखा कि हर कमरे से आत्माएं बाहर आ रही थीं। तुमने हमारी कहानियां पूरी नहीं की, आत्माओं ने कहा। अब तुम्हारी कहानी भी यहीं खत्म होगी। विवेक ने डरते हुए कहा, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। एक आत्मा ने कहा, तुम्हें इस चौल को जलाना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम सबको शांति मिल सकती है। लेकिन अगर मैंने चौल को जला दिया तो मैं कहां जाऊंगा? विवेक ने पूछा। यह तुम्हारी समस्या नहीं है, आत्मा ने कहा। तुमने इस चौल को अपनाया है और अब तुम्हें इसे खत्म करना होगा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और चौल को जलाने का फैसला किया। उसने पेट्रोल के डिब्बे खरीदे और चौल के हर कोने में पेट्रोल छिड़क दिया। जब वह बेसमेंट में पहुंचा तो संदूक अब भी वहीं रखा हुआ था। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले नहीं टूटे। तभी नीलिमा की आत्मा प्रकट हुई। यह संदूक इस चौल की बुराई का केंद्र है, नीलिमा ने कहा। इसे जलाना ही एकमात्र तरीका है।
विवेक ने संदूक पर पेट्रोल डाला और माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, चौल की दीवारें हिलने लगीं, आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। पूरी चौल आग की लपटों में घिर गई। विवेक ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। तुमने हमारी कहानियां पूरी की, आत्माओं ने कहा। अब तुम्हें शांति मिलेगी। अगली सुबह जब लोग चौल की जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी, लेकिन राख के बीच एक डायरी पड़ी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह चौल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी कहानियां अब भी जिंदा हैं। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो याद रखना, हर कहानी का अंत जरूरी है, वरना वह कहानी तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगी। विवेक ने चौल को जलाकर आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। चौल की राख के बीच से वह किसी तरह बाहर निकला, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह अंत नहीं है। चौल से निकलने के बाद विवेक ने फैसला किया कि वह मुंबई छोड़ देगा। वह इस शहर से दूर कहीं ऐसी जगह जाना चाहता था जहां वह इस डरावनी याद से छुटकारा पा सके। उसने एक बैग पैक किया और ट्रेन से उत्तर भारत की ओर निकल पड़ा। ट्रेन में बैठते ही उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, शायद यह सब अब खत्म हो गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सफर उसे और गहरे अंधेरे में ले जाने वाला है। रात का समय था। ट्रेन के डिब्बे में ज्यादातर लोग सो चुके थे। विवेक अपनी सीट पर बैठा डायरी के पन्ने पलट रहा था जो उसने चौल से बचाई थी। तभी एक अजनबी उसके पास आकर बैठ गया। वह आदमी लंबा और दुबला था। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी चमकती हुई थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो डायरी है वह बहुत खास है। विवेक चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। अजनबी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह डायरी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उन कहानियों का पुल है जो अधूरी रह गईं, और तुमने इसे अपने साथ लाकर एक बड़ी गलती की है। विवेक ने घबराते हुए डायरी को बंद कर दिया। तुम कौन हो? अजनबी ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उठकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद विवेक को महसूस हुआ कि डिब्बे का माहौल अचानक ठंडा हो गया है। रात के करीब 2 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर घना जंगल था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यात्रियों में हलचल मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ट्रेन क्यों रुकी। विवेक ने खिड़की से बाहर झांका। दूर जंगल के बीच एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसे लगा कि शायद कोई गांव होगा, लेकिन तभी उसे ट्रेन के डिब्बे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। कौन है वहां? विवेक ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे ट्रेन के दूसरे डिब्बे की तरफ बढ़ गई। कुछ यात्रियों ने ट्रेन से बाहर निकलने का फैसला किया। विवेक भी उनके साथ बाहर आ गया। जंगल में घुप अंधेरा था और सिर्फ टॉर्च की रोशनी में रास्ता दिखाई दे रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी जो ट्रेन में ही था बोला, यह जगह ठीक नहीं है, यहां चकवा रहता है। चकवा? विवेक ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, यह एक श्रापित आत्मा है जो लोगों को अपनी रोशनी के पीछे खींच लेती है। जो भी इसके पीछे जाता है वह कभी वापस नहीं आता। विवेक ने सोचा कि यह सिर्फ एक लोक कथा होगी, लेकिन तभी जंगल के बीच से वही रोशनी दिखाई दी जो उसने ट्रेन से देखी थी। कुछ यात्री उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। शायद वहां मदद मिल जाए, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, एक भयानक चीख गूंजी। विवेक ने देखा कि उन यात्रियों में से एक आदमी अचानक हवा में उठ गया और अंधेरे में गायब हो गया। बाकी लोग डर के मारे भागने लगे। विवेक ने भी पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। विवेक ने देखा कि रोशनी अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह रोशनी एक अजीब सी आकृति में बदल गई। वह आकृति एक औरत की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुमने मेरी कहानी अधूरी छोड़ दी, वह औरत बोली। तुम कौन हो? विवेक ने कांपते हुए पूछा। मैं नीलिमा नहीं हूं, मैं वह हूं जिसे तुमने डायरी में नहीं पढ़ा। मैं इस चौल की सबसे पुरानी आत्मा हूं और अब तुम मेरे शिकार हो। विवेक ने भागने की कोशिश की,
लेकिन वह औरत हवा में तैरते हुए उसके करीब आ गई। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से विवेक का गला पकड़ लिया। तभी जंगल में एक और चीख गूंजी। ये चीख किसी और यात्री की थी जो चकवे का शिकार हो चुका था। विवेक ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और डायरी को खोलकर देखा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ था। यह मंत्र आत्माओं को शांत कर सकता है, विवेक ने सोचा। उसने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, जंगल में तेज हवा चलने लगी। रोशनी गायब हो गई और वह औरत भी चीखते हुए अंधेरे में समा गई। विवेक किसी तरह ट्रेन में वापस आया। ट्रेन ने फिर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं है। डायरी अब भी उसके पास थी और उसमें कई कहानियां अधूरी थीं। वह समझ चुका था कि जब तक वह इन कहानियों को पूरा नहीं करेगा, यह श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वह सफर पर निकल चुका था, लेकिन यह सफर उसे शांति की ओर नहीं, बल्कि और गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा था। विवेक ट्रेन में बैठा कांपते हुए डायरी को घूर रहा था। वह जानता था कि यह डायरी सिर्फ एक किताब नहीं थी। यह उन आत्माओं का पुल थी जो अपनी अधूरी कहानियों के साथ इस दुनिया में फंसी हुई थीं। हर पन्ना एक नई कहानी, एक नया रहस्य और एक नई मौत का संकेत था। ट्रेन ने अचानक एक सुनसान स्टेशन पर रुकने का ऐलान किया। यह स्टेशन किसी जंगल के बीचों बीच था। नाम था कर्णपुरा स्टेशन। विवेक ने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा प्लेटफॉर्म और एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड। यात्रियों में हलचल मच गई। यह स्टेशन तो किसी नक्शे पर नहीं है, एक आदमी ने कहा। शायद ट्रेन गलत रास्ते पर आ गई है, किसी और ने कहा। लेकिन विवेक को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्टेशन नहीं था। उसे डायरी के पन्नों में से एक पन्ना याद आया, जिसमें कर्णपुरा का जिक्र था। डायरी के उस पन्ने पर लिखा था, कर्णपुरा एक ऐसा गांव था जो अब इस दुनिया में नहीं है। वहां के लोग एक श्राप का शिकार हुए थे। कहते हैं गांव के मुखिया ने एक साधु को धोखा दिया था। साधु ने गांव को श्राप दिया कि वहां के लोग कभी शांति नहीं पाएंगे। गांव धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी आत्माएं अब भी भटकती हैं। विवेक ने पन्ना पढ़ते ही महसूस किया कि यह स्टेशन उसी कर्णपुरा गांव का हिस्सा था। कुछ यात्री ट्रेन से बाहर निकलने लगे। विवेक ने भी हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। स्टेशन पर अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने सर्दियों की रात को कैद कर लिया हो। तभी एक बूढ़ी औरत जो ट्रेन में ही थी, प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। यह क्या हो रहा है? किसी ने चीखते हुए कहा। विवेक ने देखा कि बूढ़ी औरत के शरीर से एक परछाई निकल रही थी। वह परछाई हवा में तैरते हुए स्टेशन के अंधेरे कोने में गायब हो गई। यह जगह ठीक नहीं है, एक यात्री ने कहा। हमें वापस ट्रेन में जाना चाहिए। लेकिन ट्रेन का इंजन बंद हो चुका था। ड्राइवर गायब था। स्टेशन के पास एक पुराना रास्ता जंगल की ओर जाता था। विवेक ने महसूस किया कि डायरी उसे उस रास्ते पर जाने का इशारा कर रही थी। अगर मैं इस डायरी की कहानियों को पूरा नहीं करूंगा, तो यह श्राप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसने खुद से कहा। वह अकेला जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। जंगल के बीच विवेक को एक टूटी फूटी बस्ती दिखाई दी। यह कर्णपुरा गांव था। वहां के घर जले हुए और खंडहर में बदल चुके थे। तभी एक घर के अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, भैया मेरी मदद करो। विवेक ने डरते हुए उस घर के अंदर झांका। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में डर था। तुम कौन हो? विवेक ने पूछा। मैं इस गांव की आखिरी बच्ची हूं, उसने कहा। मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन तुम यहां क्यों हो? यह गांव श्रापित है और जब तक कोई इस श्राप को खत्म नहीं करेगा, मैं यहां फंसी रहूंगी। बच्ची ने विवेक को गांव के बीचों बीच एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया। यह श्राप इसी कुएं से शुरू हुआ था। साधु ने इस कुएं को श्रापित किया था। अगर तुम इस कुएं को शुद्ध कर सको तो गांव की आत्माओं को शांति मिल सकती है। विवेक ने कुएं के पास जाकर झांका। कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। तभी
कुएं के पास एक परछाई प्रकट हुई। यह वही साधु था जिसने गांव को श्राप दिया था। तुम यहां क्यों आए हो? साधु ने गुस्से से पूछा। मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूं, विवेक ने कहा। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। यह गांव मेरे साथ मरा था और अब यह आत्माओं का घर है। साधु ने अपने हाथ उठाए और अचानक गांव की सारी आत्माएं प्रकट हो गईं। वे हवा में तैर रही थीं और उनकी आंखों में गुस्सा था। तुमने हमारी कहानियां अधूरी छोड़ दी, आत्माओं ने कहा। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। विवेक ने डायरी को खोला और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कुएं से एक तेज रोशनी निकली। आत्माएं चीखने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। कर्णपुरा गांव अब शांत था। बच्ची ने विवेक को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। विवेक ने सोचा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वह वापस ट्रेन में लौटा तो डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नया नाम लिखा हुआ था, विवेक। उसने घबराकर डायरी को बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि यह डायरी अब उसकी कहानी लिख रही थी। वह जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। डायरी उसे और गहरे अंधेरे में ले जाने वाली थी। तो दोस्तों, विवेक ने चौल को जलाकर आत्माओं को शांति तो दिलाई, लेकिन क्या वह खुद इस श्राप से मुक्त हो पाया? डायरी के आखिरी पन्ने पर उसका नाम लिखा हुआ था। क्या इसका मतलब यह है कि अब उसकी कहानी अधूरी रह गई? लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह डायरी सिर्फ कहानियों को समेटती है या फिर यह खुद नई कहानियां लिखती है? विवेक का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए अंधेरे की शुरुआत हो चुकी है। आगे क्या होगा? कौन सा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम ले चलेंगे आपको और भी ज्यादा खौफनाक सफर पर। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आपकी कहानी भी अधूरी रह जाए। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और याद रखिए, हर अंधेरे साए के पीछे एक कहानी होती है।